हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 2 एमसीक्यूज। और ये दोनों पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके टोटल 51 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई होप कि आपने पार्ट 1 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 एमसीक्यूज के साथ। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो अपने सामने बुक लेकर बैठो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऐसे लिखो। और जब सारे आंसर्स लिख कर हो जाएं तो उसमें से आपको टोटल कितने मार्क्स आए वो मार्क्स आपको नीचे कमेंट करके बताना होता है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट गए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग आए। इससे आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र के जितने भी अपने 75,000 स्टूडेंट्स हैं उनमें से आपका रैंकिंग क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आपका एक्स मॉलिक्यूल क्या है और आपका वाई मॉलिक्यूल क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। चलो एक्स मॉलिक्यूल क्या होता है, ये अपना टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ये अपना अडेप्टर साइड है मतलब अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड। तो यहाँ पे अपना अमीनो एसिड होता है और ये टीआरएनए वाला जो नीचे वाला रीजन है दिस इज अवर एंटीकोडॉन रीजन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। सो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए शोज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड हैविंग डैश बेसिस। ये हमने टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ में पढ़ा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो पैराग्राफ है टीआरएनए एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, उस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि आपका ये जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है यहाँ पे कौन से सीक्वेंसेस होते हैं। करेक्ट, यहाँ पे आपके कौन से सीक्वेंसेस होते हैं। तो हमने पढ़ा था CCA सीक्वेंसेस। नहीं याद है, मैं याद दिलाती हूँ। ये देखो आपकी थियोरी में ये लाइन दी गई है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सो प्लीज इस लाइन को अंडरलाइन करो और इसको टिक करो। आपका अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट जो होता है यहाँ पे जो 3 अनपेयर्ड सीक्वेंसेस होते हैं वो होते हैं CCA के सीक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम। हमारा ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जो आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। और जैसे ही ये वर्ड सुनाई देता है एक्टिवेशन, वैसे ही हमको कौन से मॉलिक्यूल की याद आती है, एटीपी एनर्जी की। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The initiation codon in mRNA binds to an anticodon dash on tRNA। देखो ये अपना mRNA है, mRNA का जो अपना स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, ये tRNA के कोडॉन के साथ बाइंड करता है। तो tRNA के ऊपर जो अपना एंटीकोडॉन होता है उस एंटीकोडॉन के ऊपर कौन से सीक्वेंसेस होंगे, ये अपना एंटीकोडॉन है। तो एंटीकोडॉन के ऊपर कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, AUG का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या आएगा, A के साथ U, U के साथ A और G के साथ C। क्योंकि हम RNA की बात कर रहे हैं, RNA में थाइमिन यूज नहीं होता है, थाइमिन की जगह हम यूरेसिल यूज करते हैं। तो A के साथ T नहीं बाइंड करेगा, A के साथ U बाइंड करेगा व्हेन वी टॉक अबाउट RNA। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। उप्स, हाँ ये रहा अपना डायग्राम। करेक्ट, AUG के साथ UAC। चलो फटाफट कमेंट करो। अरे यार आंसर पहले ही दिख गया। शा Which of the following codons are not recognized by any amino acyl tRNA? कौन सा कोडॉन tRNA रिकॉग्नाइज नहीं करता? ये सारे के सारे कोडॉन्स अपने क्या हैं, स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। सो ऑल ऑफ दीज। कमेंट कर रहे हो ना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फटाक से आंसर कमेंट करके बताना है। रेडी स्टडी पो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। द फंक्शन ऑफ अ नॉनसेंस कोडॉन इज। नॉनसेंस कोडॉन मतलब क्या होता है, जिससे आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। टू रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम टीआरएनए, क्या ये फंक्शन होता है इसका? नो। टू फॉर्म एन अनस्पेसिफाइड अमीनो एसिड? नो। टू टर्मिनेट द मैसेज ऑफ जीन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस? मे बी। टू कन्वर्ट अ सेंस डीएनए इनटू नॉनसेंस डीएनए? नो। सो आंसर क्या आएगा इसका, नॉनसेंस कोडॉन यानी कि आपका स्टॉप कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन का फंक्शन क्या होता है, टर्मिनेशन करना, यानी कि प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप कर देना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो जल्दी जल्दी सब लोग चैट में हार्ट भेजेंगे, फास्ट, जल्दी जल्दी सब लोग चैट में हार्ट भेजो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज 150। देखो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 20 सेकेंड्स में। हमारे पास 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बनता है और एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनती है। ठीक है, आपके पास कितना अमीनो एसिड बोला गया है, 150 अमीनो एसिड्स है। करेक्ट, तो आपको कितना नाइट्रोजन बेस लगेगा,
यस, ये और ये तो इक्वल है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, तो देयरफॉर 450 अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड्स, कितने नाइट्रोजन बेसिस लगेंगे हमको, 450 नाइट्रोजन बेसिस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, from which of the following which is not a level at which gene expression can be regulated in eukaryotes, क्या बोला है हमको इधर पे, यस बच्चा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ लेवल एट विच जीन एक्सप्रेशन, ये हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमको दिए हैं इनमें से हम कौन सा जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट नहीं करते हैं। यस एवरीबडी, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम रेगुलेशन कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग में भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपका टीआरएनए एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद हम इसका रेगुलेशन नहीं कर सकते। ये देखो, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन लेवल पे भी कर सकते हैं, बट जब आपका टीआरएनए एक्टिवेट हो जाता है तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरॉन मतलब क्या होता है। ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स, चलो फटाफट से इसका आंसर बताओ, मैं नहीं बताने वाली, क्या आएगा इसका आंसर, सीधा सीधा डेफिनेशन टेक्स्ट बुक से उठा के दिया गया है, क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, रेडी स्टडी 4। तो आंसर क्या आएगा इसका, इट इज अ क्लोजली लिंक्ड जीन्स जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। द रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटरी जीन, देखो लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन है, ये अपना आई जीन है, इसको हम रिप्रेसर जीन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये जो प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन किसके साथ जाके बाइंड करता है, ये प्रमोटर रीजन, ये ऑपरेटर रीजन, और ये ZYA, तो ये आपका ऑपरेटर रीजन के साथ जाके ब्लॉक करता है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Each operon has a specific operator. This is also correct. The sequence constituting the operator region is present upstream of promoter region. अब इधर पे देखो, the sequence constituting the operator region, it is present upstream of promoter. No, आपका ये जो सीक्वेंस है जो ऑपरेटर रीजन को कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि ऑपरेटर रीजन से जो बनता है वो प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट है। देखो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, जहां पे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डाउन स्ट्रीम मतलब जहां पे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसमें हमारे को कौन से जीन से मतलब है, ZYA से। तो हमारे ऑपरेटर रीजन के जो जीन्स हैं वो जीन डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट है, और ये अपोजिट डायरेक्शन को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, जहां पे जीन है उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। सी, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो डायरेक्शन होता है उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अपना जो ऑपरेटर रीजन का मेन जीन है वो किधर पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द डाउन स्ट्रीम लोकेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, what changes take place in the processing of lac operon when lactose is used as energy source? ओके, सो जब आप लैक्टोज को यूज करते हो तो कौन सा चेंजेस हमको देखने को मिलता है, लैक्टोज इंड्यूसर के जैसा काम करता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, करेक्ट। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, क्या ये करेक्ट है। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है या प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड होता है, आपको 3 एंजाइम्स मिलती हैं, करेक्ट। सो इसमें से आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड देन ट्रांसक्राइब्स द ओपेरॉन। आपका आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर रीजन के पास आता है और प्रमोटर रीजन के पास आके वो फिर ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड होता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। सो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट, कंफ्यूजिंग है बट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फंक्शनल जीनोमिक्स मतलब क्या होता है, It involves mapping, sequencing and analysis of genome. Functional genomics यानी जिसमें हम जीनोम का फंक्शन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड तो एक भी स्टेटमेंट नहीं है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स डील्स विथ स्टडी ऑफ फंक्शंस, ये तो उल्टा हो गया ना, फंक्शनल जीनोमिक्स का ये डेफिनेशन है और ये स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स का डेफिनेशन है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। वेरी गुड यार, कितने स्मार्ट बच्चे हैं मेरे। चलो अभी इस क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे। Which of the following is the application of genomics? Genomics यानी कि स्टडी ऑफ जीनोम।
जीनोम की स्टडी करके हम क्या करते हैं, हम अलग अलग फील्ड में उसका एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि उसके यूजेस देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स? हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं, एंजाइम्स के लिए यूज करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। चलो अपने लिए क्लैप करो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मतलब आपको ऑर्गेनिज्म कॉलम करना है उसके क्रोमोसोम नंबर के साथ। सिंपल एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करो, सिंपल एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। आपको ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर पता है, होमोसेपियन मतलब ह्यूमंस, ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी चेक करो, किधर किधर दिया है? ऑप्शन नंबर 2 का बी आना चाहिए, सॉरी डी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 का डी आना चाहिए। सो ये दोनों ऑप्शंस में डी दिया है, मतलब आपका ए और डी कट हो गया। अभी सिर्फ इसमें से और इसमें से सिलेक्ट करना है। समझो आपको माउस, मस मस्क्यूलस मतलब क्या होता है? माउस। ह्यूमंस और माउस में 90% सिमिलैरिटी होती है, यानी कि अगर ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम है तो माउस के पास 40% क्रोमोसोम, 40 क्रोमोसोम्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? सी। अरे बाप रे, अब तो इधर डाउट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों मैच कर रहा है। तो अब ऐसे केस में मैंने आपको बोला है साइंटिस्ट लोग का फेवरेट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इस्चेरिशिया कोलाई। तो इस्चेरिशिया कोलाई का क्रोमोसोम नंबर है 1 बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर 4 का आंसर क्या आएगा? बी। 4 का आंसर बी सिर्फ दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको इसका आंसर याद नहीं है तो भी चलेगा, राइट आंसर तो मिल गया ना। बेस्ट आउट ऑफ 3 या बेस्ट आउट ऑफ 4। देखो मैंने आपको बोला है आपको ह्यूमंस का कंपलसरी याद करना है, माउस का याद करना है, ई कोलाई का याद करना है, और एक एक्स्ट्रा याद करने मैंने आपको बोला है ड्रोसोफिला का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं? इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ आरएनए। क्या हम इसमें आरएनए का स्टडी करते हैं? नो। इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल्स। हम अपने फिंगरप्रिंट का थोड़ी ना तो स्टडी करते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट इज अ मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए सैंपल की स्टडी करते हैं। इट इज एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइसेस। इम्प्रिंटिंग डिवाइस मतलब क्या होता है? जैसे कि आप वो फॉर्म भरते वक्त, नीट का फॉर्म भरते वक्त कैसे आप अपने अंगूठे का छापा देते हो, उसको इम्प्रिंट करना बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ओनली सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in DNA fingerprinting the DNA sequences which are useful are actually, चलो बताओ DNA fingerprinting के टाइम पे आप कौन से सीक्वेंसेस यूज करते हो? इंट्रॉन्स यूज करते हैं, प्रमोटर सीक्वेंसेस यूज करते हैं, टर्मिनेटर यूज करते हैं, या रिपीटिंग सीक्वेंसेस यूज करते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है, रिपीट सीक्वेंस ऑफ 20 to 100 बेस पेयर्स विच वेरी यानी अलग अलग इन एवरी ह्यूमन बीइंग, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीट सीक्वेंस ऑफ 20 to 100 बेस पेयर्स विच इज डिफरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। शाबाश, वेरी गुड, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, VNTR क्यों खास है? What is the speciality about VNTR? It is the key factor in DNA profiling because VNTR का क्या स्पेशलिटी है इधर पे? It is very important because the length of the region having VNTR is different in each individual. आपका VNTR 7 न्यूक्लियोटाइड का है, मेरा VNTR 9 न्यूक्लियोटाइड का है, तो अलग अलग हो गया। सो दिस इज ट्रू। बाकी ऑप्शंस देखो, द लेंथ ऑफ रीजन्स हैविंग VNTR इज सेम। अगर सेम होगा तो फिर डीएनए अलग कैसे होगा? सो दिस इज रॉन्ग। दे हैव स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एवरी इंडिविजुअल। ओके, दे कैन बी आइसोलेटेड एंड एम्पलीफाइड इजीली। ये इजीली एम्पलीफाई नहीं हो सकता। सो अभी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूजन है। आपका हर एक एवरी इंडिविजुअल में इसका स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, इट इज करेक्ट। लेकिन कभी कभी समझो इधर पे आपका सीक्वेंस ऐसा है AGCTAGC और मेरा सीक्वेंस ऐसा है GGCTGGA, तो अभी इसमें ये 3 सीक्वेंस और ये 3 सीक्वेंस तो अपना मैच कर रहा है, तो कभी कभी सीक्वेंस सेम हो सकता है बट लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। तो लेंथ इज द राइट आंसर। द लेंथ ऑफ VNTR शुड वैरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम यूज्ड फॉर कटिंग DNA सेगमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। कितनी बार हमने पढ़ा है? RDNA टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जब अपने पास डोनर DNA होता है तो इसको कट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम करते हैं यूज, जिससे हम ये DNA अपने क्लोनिंग वेक्टर में डाल देते हैं?
विच एंजाइम इज यूज्ड? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपना डीएनए किधर मूव होता है? ये अपना नेगेटिव पोल है, ये अपना पॉजिटिव पोल है। डीएनए एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है इसके पास, यानी कि एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है। तो डीएनए इज अ नेगेटिव मॉलिक्यूल, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सो फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, और नेगेटिव पोल मतलब कैथोड, पॉजिटिव पोल मतलब एनोड। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो तो उसमें आपका डीएनए किधर से मूव होता है? इट मूव्स टू द पॉजिटिव पोल, मतलब ऐसा अपना चेंबर रहता है, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। आपका डीएनए सैंपल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। अब सेकेंड पॉइंट देखो, ये फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है क्या? ऐसे सिंपल असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आपको सीईटी में आ सकते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, क्या ये राइट स्टेटमेंट है? बोथ, yes, DNA fragments are negatively charged, so both are right statement। और R जो है ये A से connected है, क्योंकि दोनों में हम DNA के चार्ज की बात कर रहे हैं। So both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option number A is the right answer. Next question. DNA sample hybridized with DNA probe when kept in contact with X-ray film results into, क्या बोला गया है हमको इधर पे? जब आप डीएनए सैंपल का हाइब्रिडाइजेशन करते हो रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ, और उसको जब आप एक्सरे के नीचे रखते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है? फोटोग्राफिक इमेज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब। आपको रेडियो एक्टिव वाले बैंड्स का फोटोग्राफिक इमेज देखने को मिलता है, बट फोटोग्राफिक इमेज ऑफ डीएनए बैंड्स ड्यू टू रेडियो एक्टिव प्रोब। तो डीएनए बैंड्स का फोटोग्राफिक इमेज मिल रहा है, इधर पे सिर्फ क्या बोला है? फोटोग्राफिक इमेज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब। किसका रेडियो एक्टिव प्रोब? डीएनए का। सो ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। देखो ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट है, बट बी वाले ऑप्शन में स्पेसिफिकली बताया है कि डीएनए का रेडियो एक्टिव प्रोब का इमेज देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस। ये आपके टेक्स्ट बुक के डू यू नो वाले बॉक्स में दिया है। क्या बोला है? रिप्रेसिबल रेगुलेशन ऑफ अ जीन इज सीन व्हेन द एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे लाइक अमीनो एसिड इज प्रोवाइडेड इन द मीडियम। समझो जो प्रोडक्ट आपको बनाना है, आपने वो प्रोडक्ट पहले से मीडियम में डाल के रखा है, तो फिर आप वो प्रोसेस क्यों करोगे? आपका वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से वो प्रोडक्ट डाल के रखा है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? इंटरनल बायोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। समझो आपको बोर्ड, आपके मम्मी पापा ने बोला आप बोर्ड्स में टॉप करोगे तो आपको एंड्रॉइड फोन मिलेगा। अगर एंड्रॉइड फोन आपको पहले ही दे दिया तो आप तो पढ़ना छोड़ दोगे ना, क्योंकि आपको फोन चाहिए था इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे थे। तो वैसे ही अमीनो एसिड चाहिए इसीलिए पाथवे होता है, बट अमीनो एसिड हमने पहले ही दे दिया बैक्टीरिया को, तो अब ये पाथवे स्टॉप कर देता है। करेक्ट? तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल, और इसको हम बोलते हैं फीडबैक रिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फीडबैक रिप्रेशन। मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाना। किसकी वजह से स्टॉप हो जाना? जो प्रोडक्ट बनाने का था वो प्रोडक्ट पहले से है, तो सिग्नल क्या रिलीज हो रहा है? बस अभी मेरे को अमीनो एसिड नहीं बनाने का, फीडबैक मिल गया अपने बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया ने प्रोसेस स्टॉप कर दिया। आपके टेक्स्ट बुक के डू यू नो बॉक्स में दिया है। ओके, इसीलिए मैं बोलती हूँ डू यू नो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। हमने क्या सीखा है? हमारे पास दो रिंग्स होते हैं नाइट्रोजन बेसिस के, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो प्यूरिन्स में ए और जी आता है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? ऑल गॉड्स आर प्योर, ए फॉर एडिनाइन एंड जी फॉर ग्वानाइन। ओके, सो ए फॉर एडिनाइन, जी फॉर ग्वानाइन, और प्यूरिन मतलब प्योर। तो ए और जी हमेशा प्यूरिन्स होता है। देखो ये तो प्यूरिन है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अभी बचा आपका पिरिमिडीन, सो साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमाइन, कट, ये आपका पिरिमिडीन है। तो यहाँ पे ये और ये राइट है। एडिनाइन और ग्वानाइन प्यूरिन्स है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओनली ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। करेक्ट? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, टाइम स्टार्ट्स। व्हाट मैच द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट इन कॉलम 1 टू देयर डिस्कवरीज इन कॉलम 2। फ्रेडरिक मिशेर ने क्या किया था? इन्होंने, बताओ हमको क्या किया था? ही गेव द टर्म न्यूक्लियर। करेक्ट? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। सो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर क्या है? बी। आपको डायरेक्ट एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आंसर मिल गया कि एक ऑप्शन में ही बी ऑप्शन दिया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपका ये वाला एमसीक्यू सेशन भी होता है समाप्त। अगर आपने ऑनेस्टली सारे एमसीक्यू सॉल्व किए खुद से, मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले,
और अपने मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से हमने आपके लिए वन शॉट लेक्चर्स बनाया है, ये एमसीक्यूज के सेशन बना रहे हैं, तो आपका भी फायदा होना चाहिए और मुझे भी तसल्ली होनी चाहिए कि आप लोग चीटिंग नहीं कर रहे हो। नीट वाली चैनल पे भी आपको नीट के पीवाईक्यू एमसीक्यूज मिल रहे हैं, तो फटाफट से 2022 के जो बच्चे हैं जिनको 2022 में अभी एग्जाम देना है जुलाई में, फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको इधर पे सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने ये चैनल बनाया है लाइफ बफरिंग। जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपकी लाइफ और ज्यादा रंगीन और मनोरंजक हो जाए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक आप हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते आ रहे हो, बस इसी तरीके से हमसे जुड़े रहो। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। आप भी चॅनल को ज्यादा से ज्यादा शेअर करो। सगळ्या महाराष्ट्रांच्या मुलांना हे फ्री एज्युकेशन मिळालं पाहिजे, तर सगळ्यांपर्यंत हे व्हिडिओज पोहोचले पाहिजेत आणि ती तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। आई होप कि मेरे सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे जिनके पास पॉसिबल नहीं है महंगी महंगी क्लासेस ज्वाइन करने की। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताओ। मार्क्स कमेंट करो, चलो जल्दी जल्दी मार्क्स कमेंट करो। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।